विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ईरान से आ रही एक बेहद अहम खबर के साथ। जर्मनी को ईरान की दो टूक, मानवाधिकारों का सम्मान लेकिन आंतरिक मामलों में दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं। ईरान के विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान ने जर्मनी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि तेहरान मानवाधिकारों का सम्मान करता है लेकिन उसकी आड़ में किसी को भी ईरान के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि जर्मनी आज मानवाधिकारों की बात कर रहा है जबकि वो एक लंबे ज़माने से ईरान के ख़िलाफ़ अमानवीय पाबंदियां लगाए हुए है। ईरान के ख़िलाफ़ सद्दाम की ओर से थोपी गई जंग के दौरान जर्मनी ही था जिसने आम लोगों के ख़िलाफ़ सद्दाम के रासायनिक हमलों के बाद भी उसे सबसे अधिक रासायनिक हथियार सप्लाई किए। अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि अब जर्मनी ईरानी लोगों के साथ एकजुटता दिखाने का ढोंग कर रहा है ताकि ईरानी जनता के खिलाफ अमानवीय पाबंदियां लगा सके। इससे पहले ह्यूमन राइट्स काउंसिल के स्पेशल सेशन में ईरान की प्रतिनिधि ने जर्मन विदेश मंत्री को आड़े हाथों लेते हुए कहा था, तुम जो यहाँ मेरे देश के खिलाफ लगातार बोलती रही हो और मानवाधिकारों की दुहाई दे रही हो, बेहतर होगा कि अपने यहाँ होने वाले शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर ध्यान दो। तुम्हें अपने देश में सामाजिक न्याय के लिए सड़कों पर उतरने वाले हजारों लोग क्यों नज़र नहीं आते? क्यों अपने अधिकारों के लिए शांति मार्च निकालने वालों को बर्लिन पुलिस बर्बरता से कुचल देती है? गौरतलब है कि इससे पहले अमीर अब्दुल्लाहियान ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेश से बात करते हुए कहा था कि पश्चिमी देशों की ओर से बुलाई जा रही ऐसी कोई भी बैठक ईरान और पश्चिमी देशों के रिश्तों पर गलत असर डालेगी। अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा था कि अगर ह्यूमन राइट्स काउंसिल का स्पेशल सेशन बुलाना ही है तो ईरान के लिए नहीं बल्कि उन सरकारों के लिए बुलाना चाहिए जो हिंसा और आतंक को बढ़ावा देती हैं। ईरान तो मानव अधिकारों का रक्षक है और इस बात का सबूत हाल ही में हुए साम्राज्यवाद प्रायोजित दंगों के दौरान ईरानी सरकार का सब्र और सहनशीलता है जिसने दंगाइयों के खिलाफ भी बल प्रयोग नहीं किया। अगली खबर के लिए रुख करेंगे मिडिल ईस्ट का, जहां फिलिस्तीन संकट पर अरब लीग का रुख सामने आया। फिलिस्तीन संकट पर अरब लीग का बड़ा बयान, बारूद के ढेर पर बैठा है मिडिल ईस्ट। फिलिस्तीन संकट और इसराइल की ओर से निहत्थे फिलिस्तीनियों पर आए दिन किए जा रहे अत्याचार पर अरब लीग ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि ये इलाका बारूद के ढेर पर बैठा है और हालात बेहद विस्फोटक हैं। अरब लीग के प्रमुख अहमद अबुल गैत ने इसराइल की ओर से फिलिस्तीनियों के बर्बरतापूर्वक दमन और संघर्ष को लेकर चेतावनी देते हुए कहा कि इलाके के हालात बिल्कुल भी सही नहीं हैं और यहाँ टकराव कभी भी बढ़ सकता है। अहमद अबुल गैत ने कहा कि दुनिया भर में बढ़ते संकट को देखते हुए हम फिलिस्तीन की मुश्किलों और उस पर हो रहे जुल्म की अनदेखी नहीं कर सकते। हम ना तो फिलिस्तीन संकट को भुला सकते हैं और ना ही इसे ठंडे बस्ते में डाला जा सकता है। फिलिस्तीन अतिक्रमण का सामना कर रहा है। यहाँ जो कुछ हो रहा है उसे सिर्फ नस्लीय भेदभाव ही कहा जा सकता है। अहमद अबुल गैत ने कहा कि ज़ायोनी शासन की आक्रामक कार्रवाइयाँ और फिलिस्तीनी जनता पर अत्याचार दिन ब दिन तेज़ होते जा रहे हैं। इसराइल की इन हरकतों ने फिलिस्तीन के हालात बेहद ख़तरनाक कर दिए। तल अवीव शासन ने इलाके को बारूद के ढेर पर बिठा दिया है और ये सब दुनिया की आंखों के सामने हो रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय फिलिस्तीन मुद्दे को हल करने के दो अलग अलग देशों के सिद्धांत को भूल गया और अपनी जिम्मेदारी से गाफिल है। अरब लीग के प्रमुख ने यूरोपीय देशों से 1967 की सीमाओं के अंदर दो राज्य समाधान और अलग फिलिस्तीन देश के गठन को मान्यता देने की अपील की। गौरतलब है कि इससे पहले इसराइल की सुरक्षा एजेंसी के पूर्व प्रमुख ने कहा था कि फिलिस्तीन में तीसरा इंतफाज़ा शुरू हो चुका है। कुद्स ऑपरेशंस और उसके बाद की घटनाएं साफ संकेत दे रही हैं कि आने वाला वक्त इसराइल के लिए बेहद सख्त होने वाला है।
अगली खबर के लिए रुख करेंगे यमन का, जहां यमन के प्रधानमंत्री ने अतिक्रमणकारी देशों को यमन से दूर रहने की नसीहत की है। यमन की हर बंदरगाह हमारी मिसाइलों की रेंज में, लूटमार का जमाना गुजर गया। यमन के प्रधानमंत्री अब्दुल अजीज बिन हफ्तूर ने यमन की तेल संपदा लूट कर ले जाने वाले देशों और कंपनियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो सऊदी अतिक्रमणकारी गठबंधन के सहारे यमन की तेल संपदा को लूटने की हरकतें बंद कर दें। अब्दुल अजीज बिन हफ्तूर ने कंपनियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यमन की तेल संपदा को लूटने की नीयत से यमनी बंदरगाहों के नज़दीक आने वाले ऑयल टैंकर्स का स्वागत यमनी मिसाइलें करेंगी। हम यमन आने वाले ऐसे किसी भी टैंकर्स को हमलों का निशाना बनाएंगे। इब्न हफ्तूर ने कहा कि पिछले 8 साल से यमन के गैस और तेल को 2 देश मिलकर लूट रहे हैं। इन देशों ने यमन की करोड़ों की नहीं बल्कि अरबों डॉलर की दौलत लूटी है। उन्होंने कहा कि अभी तक हमने सिक्योरिटी वार्निंग दी है। अगर अतिक्रमणकारी गठबंधन और अन्य देशों की कंपनियां इस वार्निंग को गंभीरता से नहीं लेती तो हमारे मिसाइल हमलों के लिए तैयार हैं। हुदैदा, अज़्ज़ब्बा, नशीमा से लेकर अदन तक हर बंदरगाह यमन सेना की मिसाइलों की रेंज में हैं। अगर यमन के किसी भी बंदरगाह पर कोई ऑयल टैंकर्स पहुंचता है तो उसे मिसाइल हमलों का निशाना बनाया जाएगा। इब्न हफ्तूर ने कहा कि हमने पहले भी ऐलान किया है कि हम सुलह और शांति चाहते हैं, हम सीज़ फायर चाहते हैं, लेकिन अपने अधिकारों के साथ। हमारे अधिकार दिए जाएं, राजनीतिक और फौजी मामले हल किए जाएं। हम बता चुके हैं और फिर से साफ कर देना चाहते हैं, यमन सरकार से समझौते के बिना हमारी मर्जी के खिलाफ कोई यमन से गैस और तेल लेकर नहीं जा सकता। यमनी प्रधानमंत्री ने कहा कि सनआ पर देश के तमाम बंदरगाहों की जिम्मेदारी है। हमारी सेना देश के सभी पोर्ट्स पर निगाह रखे हुए है। अगर कोई कंपनी हमारी रेड लाइन को क्रॉस करते हुए गैर कानूनी रूप से देश के तेल और गैस को ले जाने की कोशिश करती है तो उसे यमन सेना की कड़ी कार्रवाई का सामना करना होगा। अगली खबर के लिए रुख करेंगे यूरोप पार्लियामेंट का, जहां आयरलैंड ने एक बार फिर पश्चिमी देशों को आड़े हाथों लिया। मिडिल ईस्ट की बर्बादी और जंगों का जिम्मेदार अमेरिका और यूरोप। यूरोप पार्लियामेंट में आयरलैंड की प्रतिनिधि ने मिडिल ईस्ट में फैली अराजकता और जंगों का कारण बताते हुए कहा कि दुनिया के इस सबसे अशांत हिस्से में फैली अराजकता और हिंसा का कारण अमेरिका और यूरोप है। आतंकवाद का समर्थन करने वाले पश्चिमी देशों की नीतियों पर सवाल उठाते हुए यूरोप पार्लियामेंट में आयरलैंड की प्रतिनिधि क्लेयर डेली ने कहा कि हमें ईरान विरोधी आतंकी गुटों का समर्थन करके क्या सम्मान और इज्जत मिल गई। क्लेयर डेली ने कहा कि मिडिल ईस्ट में जंग और अशांति का कारण यूरोप और साम्राज्यवाद है। सच्चाई तो ये है कि मिडिल ईस्ट के लोगों को सलीबी जंगों के ज़माने से ही यूरोप के लोगों से नफरत करने का हक है। ब्रिटेन और फ्रांस ने जब सरहदें तय की तभी उन्होंने नफरत और फसाद के बीज बो दिए। आयरिश नेता ने ब्रिटेन को आड़े हाथों लेते हुए कहा, ये ब्रिटेन था जिसने मिडिल ईस्ट में नस्लवादी इसराइल का गठन किया। नफरत फैलाओ, फूट डालो और राज करो, वही काम जो ब्रिटेन ने आयरलैंड में किया। अपना फायदा हुआ तो ब्रिटेन ने कभी तानाशाहों का समर्थन करने से भी परहेज नहीं किया। उन्होंने सवाल करते हुए कहा, क्या ईरान इराक युद्ध हमारी सुरक्षा के लिए फायदेमंद था? क्या ईरान विरोधी आतंकियों को समर्थन करने की नीति ने हमारे सम्मान में इजाफा किया? इराक और अफगानिस्तान पर कब्जा हो या लीबिया पर नाटो की बमबारी, सीरिया में आतंकियों का समर्थन हो या यमन पर सऊदी हमलों में सहयोग, सब दुनिया में अराजकता और फसाद का कारण है, जिसके खतरनाक नतीजे आने वाले दशकों तक दुनिया को भुगतने होंगे। आयरिश नेता ने कहा कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका और यूरोप के दशकों तक चले कब्जे के बाद यहाँ आतंकवाद, साजिशें, जंग, हमले और प्रॉक्सी वार के बाद मीरास में सिर्फ मुश्किलें, मुसीबतें, झगड़े और जंगें ही हैं। और आज यूरोप खुद को इसका जिम्मेदार नहीं मानता। अमेरिका और यूरोप आज एक चिंतक की तरह दिखावा करते हैं कि मिडिल ईस्ट को इस अजाब से कैसे बचाया जा सकता है, कैसे यहाँ शांति लाई जा सकती है। ये एक अजीब नाटक और मस्खरेबाजी है।
हमारा आज का बुलेटिन यहीं पर ख़त्म होता है। देश, दुनिया और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहें।